नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य तथा पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य आप लोग पांचवी छठी से ही पढ़ते आए हैं और पदबंध आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। तो प्रारंभ करते हैं वाक्य से। तो वाक्य आप लोग भली प्रकार जानते हैं कि वाक्य में क्या होता है, शब्दों का एक समूह है। वाक्य में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है, एकाधिक शब्दों का प्रयोग होता है और अर्थ की पूर्णता होती है, यानी एक कंप्लीट अर्थ उससे प्रेषित होता है। तो वाक्य को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्या है कि एकाधिक शब्दों का वह समूह जिससे किसी भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, वह वाक्य कहलाती है। तो भाव या विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति, एक कंप्लीट अर्थ दे रहा हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो यह वाक्य अपने आप में एक पूर्ण अर्थ दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब हम वाक्य के अंगों की बात करें तो वाक्य के जो हैं दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय कहते किसको हैं, तो आइए जानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक वाक्य है, दशानन मारा गया। दशानन यानी रावण मारा गया। तो यहां कौन मारा गया, किसकी बात हो रही है, तो रावण की हो रही है। तो रावण क्या है, उद्देश्य है। और रावण के साथ क्या हुआ, तो जो शेष बच गए वो क्या है, विधेय है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस वाक्य में बात किसकी हो रही है, मैं की। तो मैं उद्देश्य हुआ और पढ़ा रहा हूं, यह क्या होगा, विधेय होगा। तो यानी कर्ता एक्शन करने वाला या सब्जेक्ट कहें या उद्देश्य कहें, एक ही बात है। और उस वाक्य में उसको छोड़कर बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो सब विधेय है। अब हम बात करेंगे वाक्य के भेद की। तो वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर जानते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, यह सब जानेंगे। उसके बाद हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की बात करेंगे। तो वाक्य के जो भेद हैं अर्थ के आधार पर वह है 8, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो पहला है विधानवाचक। विधान का मतलब किसी वह वाक्य जो बहुत ही साधारण तरीके से उसमें कोई कार्य, कोई बात या कोई भाव व्यक्त किए जा रहे हों। जैसे अच्छे खेलता रहता है, तो इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय है और जो कार्य है वो सामान्य गति से हो रही है, इस कारण से यह विधानवाचक है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना। तो मना करने वाले, चाहे मत हो, चाहे नहीं, चाहे न, ऐसे शब्द वाले जो नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द वाक्य हैं, वे सब क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक। जैसे इस वाक्य में आप देखें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहां नहीं बैठोगे। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं नकारात्मक सूचक, वे सब क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक। अगला है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक में आज्ञा और अथवा उपदेश की बात होगी। जैसे शांत हो जाओ, यहां बैठ जाओ, बाहर जाओ। तो इस तरह के उपदेशात्मक बातें हैं, ऑर्डर वाली बात। दूसरा है उपदेशक। जैसे आपको
झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ जो नहीं है, तो यहाँ नकारात्मक नकारात्मक शब्द है, लेकिन यह क्या है कि एक उपदेशात्मक है। सदैव सत्य बोलो, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम एक उपदेश दिया जा रहा है, एक संदेश है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ऐसे वाक्य उपदेशात्मक वाक्य होंगे, वे भी इसी आज्ञार्थक में आएंगे। अगला है हमारा प्रश्नवाचक। बेहद सरल है, आप लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक में वाक्य में प्रश्न सूचक जो शब्द हैं ककार वाले, जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किधर इत्यादि, ये सभी इनमें से कोई सा भी शब्द प्रयुक्त होगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होंगे। जैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो ये प्रश्न कर रहे हैं और इस कारण से यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अगला है इच्छार्थक। इच्छार्थक में इच्छा की, मन की अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होंगे वे सभी इच्छा बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मेरी अभिलाषा है कि आप सब वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। तो ये क्या है, मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वे सब क्या कहलाएंगे, इच्छा बोधक। या काश तुम सुधर जाते, तो क्या हो रहा है कि हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। संदेहार्थक या संदेहवाचक, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि संदेह किया जा रहा है किसी कार्य के होने अथवा करने में, कि वह कार्य वास्तव में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ऐसे भाव व्यक्त करने वाले जो वाक्य होंगे वह संदेहवाचक होंगे। जैसे कि कल बारिश हुई होगी, या वह अपने घर पहुंच गया होगा। पहुंचा होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वह पहुंच गया होगा। तो ऐसी जो संभावनाएं व्यक्त करने वाले वाक्य हों जिसमें कि पूर्णता की गारंटी नहीं है, वह कार्य हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, इसमें संदेह है, तो ऐसे वाक्य संदेहार्थक या संदेहवाचक कहलाएंगे। अगला है संकेतवाचक। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। ऐसे वाक्य में क्या होगा कि एक दूसरे पर वाक्य, एक कार्य की जो सफलता या असफलता है वह दूसरे पर निर्भर करेगा। जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो पास होने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि संकेत, यदि बारिश होगी तो फसल उगेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, फसल उगने का जो कार्य है वह बारिश होने पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक कहलाएंगे। और इस अर्थ के आधार पर जो आठवां भेद है विस्मयादि बोधक, आप सब जानते हैं विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हर्ष की बात हो, गम की बात हो, आश्चर्य की बात हो, शोक प्रकट करने की बात हो, घृणा के भाव हो। तो ये हमारे जितने भी भाव हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारे भाव बदलते हैं मन के, और उसके हिसाब से जो शब्द निकलते हैं, तो वे ऐसे भाव व्यक्त करने वाले वाक्य क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। जैसे बाप रे बाप कितना बड़ा हादसा, छी तुम कितने गंदे हो। तो क्या हो रहा है, यहां मन के भाव व्यक्त हो रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्द के हैं 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसमें सरल वाक्य और अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, ये दोनों एक ही समान हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सरल साधारण कथन वाले जो वाक्य होंगे वे सरल वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे वाक्य
जो अपने आप में स्वतंत्र हों। तो दो स्वतंत्र वाक्य जब आपस में किसी योजक चिन्ह से जुड़ते हैं, योजक शब्द से जुड़ते हैं, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे माधव बोल रहा है और केशव चुपचाप सुन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि माधव बोल रहा है, एक यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है। और चुपचाप, केशव चुपचाप सुन रहा है, यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। और ये इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, तो इस कारण से ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त कहलाएंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें अक्सर बच्चे इन दोनों में धोखा खाते हैं कि किसे किसे संयुक्त कहें और किसे मिश्र वाक्य कहें। मिश्र वाक्य में क्या होगा कि एक उपवाक्य दूसरे प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा, यानी एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होगा। अगर हम उसे अकेले में व्यक्तिगत तौर पे उसे बोलेंगे तो लगेगा कि वह कथन अपूर्ण है, कुछ और चाहिए, कुछ और बोलना होगा, तब जाकर वह पूर्ण होगा। जैसे यहां इतनी ठंड है कि, तो यहां अब क्या है कि इतनी ठंड है कि क्या लग रहा है कि कुछ और कहने की आवश्यकता है। तो यहां इतनी ठंड है कि बाहर निकलना मुश्किल है। तो यहां क्या है, बाहर निकलना मुश्किल है, यह जब तक नहीं कहेंगे तब तक यहां इतनी ठंड है कि अपूर्ण लग रहा है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? मिश्र कहेंगे। जैसे वह पढ़ता तो है किंतु अच्छे से नहीं पढ़ता। वह पढ़ता तो है, इसके बाद लग रहा है कि क्या कुछ अपूर्णता सी प्रतीत हो रही है। तो ऐसे वाक्यों को मिश्र या मिश्रित वाक्य कहेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से कई तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं वाक्य में। पहले कि कोई सा भी उदाहरण दिया जाएगा, कोई सा भी वाक्य दिया जाएगा, आपको उसकी पहचान करनी है कि अर्थ के आधार पर यदि पूछा गया कि वाक्य का भेद बताइए, तो आपको इनमें से देखना होगा कि कौन सा वाक्य है। यदि रचना के आधार पर पूछा जाए तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा भेद है। इस मिश्र वाक्य और संकेतवाचक, ये दोनों एक ही तरीके का है, एक दूसरे पर निर्भर है और किसी और संकेत किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। दूसरा है तरीका वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन करने का, कि विधानवाचक वाक्य है उसको बोला जाए कि आप संदेह में या संकेत में या प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो आपको इस तरीके से परिवर्तित करने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पदबंध। तो आइए प्रारंभ करते हैं पदबंध। तो अब हम बात करेंगे पदबंध की। पदबंध क्या है? पद आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं कि पद क्या है, कि वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं पद कहलाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे वाक्य के अंतर्गत जितने भी उदाहरण देखे वाक्य के भेदों के, वे सभी, उनमें प्रयुक्त सभी शब्द पद हैं और उनका व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। अब तब जाकर वह पद परिचय कहलाता है। हम बात कर रहे हैं पदबंध की। पद
समझ चुके हैं आप। अब बंध का मतलब होता है बंधना। तो ऐसे शब्द जो व्याकरणिक दृष्टि से एक यूनिट की तरह काम करे, एक इकाई की तरह काम करे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि सदा सच बोलने वाला सदा सच बोलने वाला वह आज झूठ बोल रहा है। अब बात किसकी हो रही है? वह की। तो जो कर्ता है, उद्देश्य है वह, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह कैसा है, कैसा रहा है? तो सदा सच बोलने वाला रहा है। तो ये सदा सच बोलने वाला, यानी वह के बारे में बात हो रही है कि वह कैसा है? तो सदा सच बोलने वाला। तो ये पदबंध कहलाएगा। अब चूंकि वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में वह क्या है? तो सर्वनाम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, क्योंकि यहां सर्वनाम का विस्तार हो रहा है, उसके बारे में बता रहे कि वह कैसा है। आइए अब हम पदबंध को परिभाषित करते हुए देखते हैं कि क्या है। तो जो पद समूह, जैसे एक पद समूह है जो एक यूनिट की तरह काम करता है व्याकरणिक दृष्टि से, तो वे क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। अब एक और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं इसे, कि जैसे उदाहरण है अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। तो बात किसकी हो रही है? राम की। कि राम कौन है? तो अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है उनका। तो ये पूरा का पूरा कौन सा पदबंध कहलाएगा? क्योंकि राम संज्ञा है, इसलिए क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इतनी सारी बातें राम के बारे में हो रही है, इसलिए चूंकि राम संज्ञा है, इस कारण से ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब हम इनके भेदों को जानते हैं। ये 5 भेद हैं उन पदबंध के। इन 5 भेदों के उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि किसे हम कौन सा पदबंध क्यों कहेंगे। मुंबई में रहने वाले मेरे पुत्र। तो यहां जो पुत्र है वह संज्ञा है, तो इस कारण से इतनी सारी बातें कि पुत्र कहां रहने वाला है? मुंबई में रहने वाला। उसने क्या किया? टेलीफोन किया। या मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं, चूंकि सर्वनाम शब्द है, अब क्या है? अगर मैं का विस्तार करूं तो हिंदी पढ़ाने वाला मैं आज गणित पढ़ा रहा हूं। तो यहां मैं जो सर्वनाम है उसके पीछे क्या बात हो रही है? उससे पहले लग के आ रहा है कि हिंदी पढ़ाने वाला। तो इस कारण से मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो यहां इस तरीके से संज्ञा पदबंध है। अगला देखते हैं सर्वनाम पदबंध को, जैसा कि हमने वहां भी देखा था। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अमेरिका से आए छात्रों में कुछ हिंदी जानते हैं। तो यहां जो क्या है? ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम के लिए इतनी बातें हो रही हैं, तो इस कारण से ये सर्वनाम पदबंध है। अगला है मुझे आधा किलो गर्म दूध चाहिए। तो यहां विशेषण कौन सा शब्द है? गर्म। और गर्म के लिए क्या हो रहा है?
कि आधा किलो। तो इस कारण से यह क्या है, विशेषण का विस्तार हो रहा है, इसलिए विशेषण पदबंध है। अगले उदाहरण में देखते हैं, सीता खाना खाकर सोएगी। तो इसमें क्रिया की बात हो रही है ना, कि वह कैसे सोएगी, खाना खाने से, सोने से पहले वो क्या करेगी, खाना खाएगी। तो यहाँ क्रिया का विस्तार हो रहा है, इस कारण से क्या होगा कि क्रिया पदबंध होगी। और आखिर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये क्या हो रहा है, अव्यय। अव्यय जानते हैं आप, अविकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक इत्यादि के आधार पर उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि वाक्य और पदबंध, ये दोनों टॉपिक आप भली प्रकार समझ गए होंगे। पदबंध से संबंधित है कि आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि इन पांचों में से कौन सा भेद है, किस प्रकार यहाँ संधि हो रही है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है या फिर अव्यय पदबंध है, आपको पहचान करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह पाठ वाक्य तथा पदबंध आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। अधिकाधिक अभ्यास हेतु आप अभ्यास प्रश्नोत्तर स्वयं हल करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका उत्तर आप लोगों को प्रेषित करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।